अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। हमेशा की तरह यही दुआ है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द लोगों में भी खुशियाँ ज़रूर बांट रहे होंगे। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ ही किया जाना चाहिए कि जनाब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं। हमें लगता ये है कि इनसे कोई शायद गुनाह नहीं होगा, ना ही किसी को इनसे कोई तकलीफ़ पहुंचेगी। फिर अक्सर हम लोग कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिनके गुनाह का अंदाज़ा होता तो ज़रूर है, लेकिन मामूली समझकर और जानबूझकर हम लोग वो कर देते हैं काम कि इस बात की खैर है, ये तो मामूली सा गुनाह है या मामूली सी बात है। अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है, हमें बख्श देता है, लेकिन गुनाह जहर की मानंद होता है। कम हो या फिर ज़्यादा हो, हर सूरत में ना वो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। बहैसियत अगर मुसलमान होने की बात की जाए ना, तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जनाब इस तरह के गुनाहों से ख़ास करके बचा जाए, ताकि हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो आसानियों से भर जाए और ख़ुशियों से भर जाए। अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि जनाब मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहे। तो जनाब इसमें बहुत सारी तलकीन हमें मिलती है, बहुत सारा जो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम अमल दरामद करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो पैगाम हमें मिलता है। और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ज़ुबान से ऐसे कोई अल्फाज अदा ना हो जो किसी के लिए बाइसे तकलीफ़ बने। और हम अक्सर ऐसे लोगों को गलत अलकाबात से भी पुकार देते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है और गुनाह का बाइस भी बनती है। तो इसी तरह अगर हमारे हाथ से किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो जाए, यानी हम किसी बेकसूर को मारे पीटे, तो वो भी बड़े गुनाह में आ जाता है और अल्लाह की सख्त नाराज़गी का भी ये बाइस बनते हैं। तो हमेशा बहैसियत मुसलमान या इंसान ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके हाथ और ज़ुबान से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो हमेशा महफूज रहें। चले ज़ुबान से कोशिश कर लेनी चाहिए सबसे पहले कि हम इस तरह के अलकाबात, इस तरह की बातें जो लोगों की दिल आज़ारी का बाइस बने, जो दिल दुखाए किसी का, उससे थोड़ा सा परहेज़ हमें करना चाहिए। हमें ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि जनाब हम किस तरह की बात कर रहे हैं और हमारी इस बात से जो नेक्स्ट पर्सन है उसका दिल कितना दुखेगा, उसको कितनी तकलीफ़ होगी, वो कितना हर्ट होगा। तो उस चीज़ का अंदाज़ा हमें हो जाता है, लेकिन फिर भी हम वो अमल कर बैठते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से जितना हो सकता है ना इज्तनाब करना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए और खुशियाँ समेटनी चाहिए। हम भी आगे बढ़ते हैं, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी ख़बरें शेयर कर लेते हैं आपके साथ। और ख़बर ये है कि गुलकार आसिम अज़हर का नॉर्वे की गुलकारा एस्ट्रिड एस के साथ अपना पहला गाना डार्केस्ट आवर जारी कर दिया गया है। और ये भी आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता हफ्ते ये ख़बर शाया हुई थी कि पाकिस्तानी गुलकार, नॉर्वेजन गुलकारा और नगमा निगार एस्ट्रिड एस के साथ अपना पहला ग्लोबल इश्तराक करने जा रहे हैं। और ये आसिम अज़हर का किसी भी बैनुल क़ौमी फ़नकार के साथ पहला कोलैबोरेशन या फिर इश्तराक था। और दोनों गुलकारों की जानिब से नया गाना जारी होने की जो ख़बर थी वो इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर शेयर की गई थी। उनके फ़ैन्स हैं, दोनों गुलकारों के फ़ैन्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि जनाब अदनान ज़फ़र और पाकिस्तानी कैंडोल ने इंस्टाग्राम पर अपने छोटे बच्चों का अकाउंट बनाने वाली माओ को एक मशवरा दिया है। क्या मशवरा है वो मैं आपको बताती हूँ। कैंडोल ने जनाब इंस्टाग्राम पर एक अपनी नई वीडियो शेयर की और उन्होंने उस वीडियो में कहा कि हम एक अहम ज़हनी बीमारी जिसके बारे में दुनिया की कोई साइंस जो है वो बात नहीं कर रही है, वो ये है कि अपने बच्चों का खुद इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना और फिर इसी अकाउंट से बच्चा बनकर लोगों की पोस्ट पर कमेंट करना। अदनान ज़फ़र ने कहा कि ऐसी ख़वातीन जो वक्त
अपने बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में ज़ाया करती हैं, वही वक्त अगर बच्चे की परवरिश करने में लगाएं तो वो 13 साल का होकर इंस्टाग्राम अकाउंट खुद बना लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर माएँ बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगी तो वो बच्चे बड़े होकर माओ के शुक्रगुजार भी होंगे। और शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात समेत सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से इस वीडियो को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा था और इसको रीट्वीट भी किया जा रहा था, रीशेयर भी किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से दिया तो उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा है कैंडोल ने कि वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के हवाले से उनका अकाउंट बनाती हैं और समझती है कि शायद लोगों को पता नहीं चलेगा और हम उस अकाउंट से दूसरों को कमेंट्स करेंगे या दूसरों को स्टॉक करेंगे, लेकिन पता चल जाता है। और उन्होंने एक मुनफरिद अंदाज में ये मशवरा दिया है सारी माओं को, तो इसलिए जनाब उनकी परवरिश पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जितने भी हमारे घर के बच्चे होते हैं, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि फेसबुक के बानी और मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग मार्शल आर्ट फाइटर बन गए हैं। मार्क ज़करबर्ग ने एक ब्राज़ीलियन जियो जुत्सु टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 38 साला मार्क ने अपने मार्शल आर्ट सलाहियतों से शायकीन को काफ़ी हैरान किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ़ख्रिया अंदाज में इस टूर्नामेंट की पिक्चर्स कुछ थी वो शेयर की, ताहम मुकाबले का उन्होंने नाम नहीं जाहिर किया था। और मार्क ने ये लिखा कि मैंने अपने पहले जियो जुत्सु टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और गुरीला जियो जुत्सु टीम से कुछ मेडल्स भी हासिल किए। उन्होंने ट्रेनिंग देने वाले जो माहिरीन थे, उनके एक्सपर्ट्स थे, उनका भी शुक्रिया अदा किया था। और ये कुछ पिक्चर्स थी जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हुई थी, जो हमने भी आपके साथ शेयर की हैं। और जनाब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुंचाना हमें लगता है कि ज़रूरी है कि पता चले कि जनाब ओवर द वर्ल्ड चीज़ें क्या चल रही हैं और क्या हो रहा है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। और आज इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे योगा के हवाले से कि जनाब योगा के थ्रू किस तरह हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो बीमारियां हैं, उनसे लड़ सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो योगा सिखाएंगे हमें और योगा की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, टिप्स हैं, वो देने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो किस हवाले से हमें योगा सिखाने वाले हैं। जी योगी नईम साहब बताइएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को योगा के ज़रिए से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बढ़ती हुई मर्ज़ है। हर किसी को देखें तो हाइपरटेंशन का शिकार है और योगा से हम ऐसी कोई हेल्प लें जिससे हमें जो है बग़ैर मेडिसिन के अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की टेक्निक समझ में आ जाए। और इसके लिए बहुत सदियों से आजमूदा कुछ टोटके योग के अंदर मौजूद हैं कि अगर आप उन चीज़ों पे अमल कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है बग़ैर मेडिसिन के, आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं रह जाती। योग ये कहता है कि इंसान के अगर दो हिस्से करें तो राइट नॉस्ट्रिल जो है इसका सूरज के साथ ताल्लुक़ है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का ताल्लुक़ चाँद के साथ है। आपके राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है जो कि गर्म है और लेफ़्ट साइड से चाँद की एनर्जी अंदर जाती है जो कि ठंडी है। और जब आपका बीपी शूट करता है तो इसका मतलब है हरारत बढ़ चुकी है, अंदर गर्मी बढ़ चुकी है। तो करना क्या है कि आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए और राइट साइड से एक्सहेल कर दीजिए, निकाल दीजिए। इस अमल को आप कम से कम 5 मिनट करें। मैं दोबारा बताऊंगा कि लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए जिसका ताल्लुक़ चांद के साथ है, ठंडक है, और ये इसको सूरज को निकालिए, राइट साइड से फारग कीजिए सांस को। तो लेफ़्ट साइड से सांस को लेना है, राइट साइड से निकालना है। याद रखिएगा अगर आपने इसको उल्ट किया तो इससे बीपी और शूट कर जाएगा। याद रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड से इनहेल करना है, लेफ़्ट साइड से आपका सांस एक्टिव होना चाहिए और राइट साइड से सांस को बाहर खारिज करना है। अगर आपने इसको उल्ट किया तो फिर अगर आप बीपी लो के शिकार होते हैं तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। आपने राइट साइड से फिर सांस को लेना है, लेफ़्ट से निकालना है। तो राइट साइड सूरज, लेफ़्ट साइड चांद, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। तो इस तरह आप दुनिया की कोई भी मशीन देख लें, 2 तारों से चलती है, एक पॉजिटिव तार होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इंसान का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। तो राइट साइड आपकी पॉजिटिव तार है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव तार है। तो जब भी आपको गर्मी की एहसास हो, गर्मी आपको शदीद लगती है, आपको बीपी शूट करता है, आपके किसी भी जगह गर्मी है, फीवर है, यहाँ तक कि आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आपने क्या करना है कि अपनी ठंडी तार को एक्टिव करना है। लेफ़्ट साइड से सांस लिया और राइट साइड से निकाल दिया। इसमें क्या करते हैं, आप चांद की एनर्जी को एक्टिव करते हैं और सूरज की एनर्जी को निकालते हैं, खारिज करते हैं। और इसके अलावा जो टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है,
जब भी इंसान सांस लेता है और अगर सांस को बहुत स्लो निकाले, आम रूटीन में अगर आप दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेना चाहते हैं और आप लेफ़्ट साइड से सांस लेके राइट से नहीं निकालना चाहते, और आप ये किसी जगह ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको जो है वो बीपी शूट कर चुका है लेकिन आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक और बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप अपना बीपी फ़ौरन नीचे ला सकते हैं। फ़ौरन 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो टेक्निक ये है कि जब आप सांस लें तो सांस को निकालते हुए आपने इतना कंट्रोल लेके आना है सांस पे कि अगर आपने 5 सेकंड में सांस को लिया है तो अगर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आप सांस को निकालते हैं तो फ़ौरन आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब सांस को निकालने में आप जितना स्लो सांस को निकालेंगे, कंट्रोल के साथ निकालेंगे, आपको ब्लड प्रेशर का इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सांस को रोकना नहीं है। मैं भी आपके सामने करूँगा, मैं सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना टाइम में सांस लिया और कितने टाइम में सांस को निकाला। मैं अभी सांस लूँगा नाक के ज़रिए से, तो एक तरतीब याद रखिएगा कि मैंने 5 सेकंड में सांस को लिया तो मैं 20 सेकंड में सांस को निकालूंगा। जितना लंबा सांस को निकालेंगे और जितना स्लो निकालेंगे बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पोस्चर कौन से करने हैं, इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े होकर या चेयर पर बैठकर अपने सर को नीचे की तरफ झुका दें। जितना आप नीचे को झुक के बॉडी को लूज़ कर देंगे और लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहेंगे। अपनी बॉडी को नीचे रखिए। हाथ अगर नीचे नहीं भी टच होते तो कोई बात नहीं, अपने सर को नीचे की तरफ लटका दें। उठते हुए आप अपने घुटनों को बेंड करें और सीधे हो जाएं। ये वर्जिश अगर आप करते हैं तो इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। अगर बीपी हाई भी हुआ है तो आपने झुक जाना है और अपनी सांसों को लेते रहना है, सांसों को नहीं रोकना। आपने सांस को अगर रोकना है तो उससे बीपी शूट कर जाएगा। सांस को स्लो निकालना है, जितना स्लो निकालेंगे और झुक जाएंगे इससे बीपी फ़ौरन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। योगी साहब बहुत शुक्रिया। और हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से जनाब उन्होंने हमें बताया कि योगा के थ्रू आप किस तरह अपना जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेहत के हवाले से बात कर ही रहे हैं, फ़िटनेस के हवाले से बात कर ही रहे हैं, तो जनाब तसव्वुर करें कि आप सूरज की रोशनी से परेशान हैं और जनाब थकावट में मुब्तला रहते हैं, मुंह में ज़ख़म भी हैं, बालों के काफ़ी गिरने का मसला भी है, गुर्दे और जोड़ों के मसाइल से निमट रहे हैं। और अगर हम ये सोचें भी तो एक खौफनाक सी सूरत हाल लगती है। दरअसल इस तकलीफ़ दे बीमारी में बहुत से लोग मुब्तला होते हैं और हर रोज़ बहुत से लोग इन अलामात से निमटते भी हैं और ये बीमारी ल्यूपस कहलाती है। ल्यूपस मुदाफ़ाती निज़ाम की ख़राबी की एक शक्ल है, ये कंडीशन कह सकते हैं आप उसको, जो जिस्म को बैरूनी जुज़ समझ कर तबाह करने लग जाती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जा रहा है। ल्यूपस को SLE भी कहा जाता है और दुनिया भर में तकरीबन 5 मिलियन लोग शिकार हैं इस चीज़ का। और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 16,000 नए केसेस भी हमारे सामने आते हैं। आलमी योम ल्यूपस मनाने का जो मकसद है ना, वो यही है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही पहुंचाई जा सके और ये बताना कि अब वक्त आ गया है कि जनाब इस मुश्किल बीमारी के बारे में मज़ीद जानें और इससे मुकाबला भी करें। तो ल्यूपस बीमारी है कैसे बचा जा सकता है, इसकी तशख़ीस, इसकी जो जनाब अलामात हैं और वजूहात हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शुएब गोंदल मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक हैं। उनसे जानेंगे जनाब ल्यूपस के हवाले से कि बीमारी है क्या। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? सो मच, अल्लाह के शुक्र जी, ठीक ठाक बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जा रहा है, तो बताइएगा कि ये है क्या बीमारी और मतलब इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं? जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इसके बारे में ब्रीफ सा एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि बेसिकली SLE इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसको सादा जुबान में आप कहें तो इस तरह है कि सिस्टेमिक मीन्स के जिस्म के मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं, ढेर सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं जिसके अंदर आपके गुर्दे, आंखें, स्किन, लिवर, जिगर और मुख्तलिफ सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं। ल्यूपस एक जनरल टर्म है और एरिथेमेटोसिस मीन्स के जिस तरह स्किन के ऊपर चेंजेस आती हैं, रैशेस बनते हैं,
रेड कलर के। तो ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज है जिसके अंदर ढेर सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के। तो ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो अपने ही सेल्स के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा। यानी कि मिस्टेकनली उनको उन सेल्स को वो एक्सटर्नल सेल्स समझता है, बाहर के वायरसेस या बैक्टीरिया या जरासीम सादा जुबान में समझते हैं। अच्छा। उनको ये समझ के वो अपने ही सेल्स के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी बुनियाद पे यह है कि वो मुख्तलिफ नॉर्मल सेल्स को किल करता है और उनको इफेक्ट करता है और मुख्तलिफ सिस्टम्स इससे इफेक्ट होते हैं। तो जिस तरह आपके जोड़ हैं, क्योंकि मैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई विल टॉक अबाउट जॉइंट्स एंड बोन्स मोस्ट लाइकली। तो इसलिए ये है कि ये इस तरह का एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस है विच वाज वंस कंसिडर्ड अनट्रीटेबल। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि दिस विल लीड टू डेथ, बट नाउअडेज इसका काफी ज्यादा एक अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आल्सो इन पाकिस्तान टू। तो ये इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू है। ठीक। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि किस स्टेटस, जैसे अभी आपने कहा कि पहले इसका इलाज मुमकिन नहीं था तो डेथ रेशो बहुत ज़्यादा थी, अब इसका इलाज आ गया जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं, तो किस स्टेज तक इस बीमारी का इलाज मुमकिन है? हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें यह है कि चूंकि सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं ट्रीटमेंट के, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इनिशियली ये है कि हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जिस तरह जोड़ और हड्डियां जब इफेक्ट होती हैं एक SLE वाले पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करते हैं हमारे पास जो हॉस्पिटल में आते हैं, जी जोड़ों में दर्द है और हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां वीक हो गई हैं, उनको हर वक्त वो एक मलेज वाली फीलिंग आती है कि हर टाइम जिस तरह लागर लागर इंसान रहता है। और उसमें यह है कि ज्यादातर हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं कि अगर जोड़ों में दर्द है तो उसकी मेडिकेशन दे देते हैं, और हड्डियों की कमजोरी के लिए हम कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्सेस देते हैं पेशेंट्स को ताकि वो स्ट्रेंथन हो। और उसके अलावा कुछ नोवल ड्रग्स हैं जो आ गई हुई हैं जिनको हम DMARDs कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, वो भी एक्ट करती हैं। उससे भी हड्डियां और इनकी जो ऊपर तब्दीलियां रूनुमा होती हैं इस बीमारी की वजह से वो काफी हद तक रिवर्स हो जाती हैं। और बाकी जिस तरह जो सिस्टम जिस तरह इफेक्ट होता है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, एंटीबॉडीज हैं हमारे पास जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, ओरल फॉर्म्स में हम देते हैं पेशेंट्स को, ऑल्दो दे आर वेरी कॉस्टली बट दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, तो ये सब सारी ट्रीटमेंट्स के बाद, ये मेडिकेशंस के बाद कंडीशन बेहतर हो जाती है, ये दोबारा से उसी कंडीशन में वापस आ सकता है वो पेशेंट जो उसके लिए सवेयर हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली इस तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं ये इनको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स। ये आती हैं, चली जाती हैं, एंड देन दे कम अगेन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स और 4-5 इयर्स, इस तरह इनके रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स होता है। तो व्हाट वी डू, हम इन मेडिकेशन के साथ इसका जो रिलैप्स होता है जब ये बीमारी दोबारा आती है उसके सिम्टम्स में काफी हद तक कमी हो जाती है। बट इफ यू से कि इसको हम 100% ट्रीट करके लाइक के वी एलिमिनेट दिस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी ट्रायल्स जारी हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, एनिमल ट्रायल्स हो रहे हैं कि कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज आए जो बिल्कुल ही बीमारी को खत्म कर दें। लेकिन हम इनके सिम्टम्स को इस तरह कम कर सकते हैं कि ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, यानी कि चलना फिरना, ऑफिस जाना, रोजमर्रा के काम, मोस्टली चूंकि खवातीन में होती है तो वो घर के काम जब करती हैं तो वो कंप्लेन करती हैं कि जी मैं किचन के काम नहीं कर सकती हूँ, सुबह उठती हूँ तो जोड़ अकड़े हुए होते हैं। तो हम उन सिम्टम्स को इतना कम कर लेते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट डिस्टर्ब, तो इंसान एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी जिस तरह कंडीशन पे आपने बात की है, और हम भी जब कल रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी हमें पता चला, जैसे हॉलीवुड की सेलिना गोमेज है, उन्हें भी ये ल्यूपस बीमारी का वो भी शिकार हैं, और उनकी कंडीशन की वजह से वो मेंटली भी डिस्टर्ब हैं, देन उनकी जो आवाज़ है वो भी शिवर करती है, उनकी जो पूरी बॉडी है वो भी शिवरिंग करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो, जो सवेयर कंडीशन हो, तो वो फिर प्रोलॉन्ग इलाज किया जा सकता है इस कंडीशन में, या सिर्फ फिर सारी जिंदगी मेडिकेशन पे ही रहा जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने वो स्टिमुलस अवॉइड करने हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है जो ट्रिगर ऑन करती हैं इस डिजीज को। लाइक के मोस्टली कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि और बीमारियों के इलाज के लिए दी जाती हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, इस तरह की कुछ क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि स्पेशली जो अच्छे क्लिनिशियंस हैं उनको पता होता है कि इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम SLE, उसको ल्यूपस है,
तो वो ड्रग्स अवॉइड करते हैं। इस तरह के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली स्ट्रेस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इस तरह की चीजें हैं। और स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो कि ट्रिगर ऑन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम उसको अवॉइड करें। पेशेंट को काउंसल एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो ये चीज है, जिस चीज से ट्रिगर हो रही है, आप उसको अवॉइड करें। एंड इन इफ केस इस तरह का कुछ होता है कि स्टिल पेशेंट को ये चीजें मतलब ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, देन वी गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आप उनको सिस्टम के हिसाब से पेन किलर्स दे देंगे, कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स दे देंगे। फिर उससे भी जब नेक्स्ट स्टेज जाती है, जब बीमारी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और पेशेंट इज सिवियरली अफेक्टेड बाय द डिजीज, तो उसमें फिर हम हाई ड्रग्स, वो जो एक तो महंगी भी बहुत है, दूसरा पाकिस्तान के एतबार से बात कर रहा हूँ, और सेकेंडली ये है कि वो उनके साइड इफेक्ट्स भी इस तरह के होते हैं कि दे नीड कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग, क्लोज फॉलो विद अ डॉक्टर, चेकअप आफ्टर एवरी 15 डेज, 1 मंथ, कुछ टेस्ट वो दोबारा करवा के देखेंगे कि इन दवाइयों से सिस्टम्स तो नहीं इफेक्ट हो रहे, बाकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। सही। अच्छा, इसके जैसे आप ऑर्थोपेडिक हैं, तो इस हवाले से इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक पेशेंट के अंदर? जी बिल्कुल ठीक। मोस्ट लाइकली जो है ना, ये ल्यूपस एरिथमेटोसिस जब जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, तो इसमें ये है कि जॉइंट्स के अंदर आपको मोस्टली डल किस्म की पेन रहती है। पेशेंट क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि फीमेल्स में ज्यादा होती है, और चाइल्ड बीयरिंग एज यानी कि 25 से 50 साल की उम्र में ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है। तो उसमें यह है कि वो मोस्टली फील करती हैं कि दे आर लेथार्जिक एट टाइम्स, इवन इन द मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, तो जोड़ स्टिफ हैं, स्पेशली हाथों के छोटे जोड़, बिल्कुल काम नहीं होता उनसे, किचन काम नहीं कर सकती वो, जो हाउस होल्ड शोर्स हैं वो बड़े इम्पॉसिबल हो जाते हैं उनके लिए। और उसमें यह है कि साथ साथ जोड़ों के साथ जो हड्डियां हैं वो इस तरह वीक होती हैं, इवन विद माइनर फॉल्स, के छोटा सा आपको कोई स्लैंग टर्म में कह लें जी ठुड्डा लगा है, गिरे हैं तो आपकी हड्डी टूट जाएगी, मतलब इस तरह की प्रोटिक बोन्स हो जाती हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि वीकनेस बहुत ज्यादा एक कॉमन सिम्टम होता है, और रिजिडिटी, जोड़ जो है वो बड़े अकड़ जाते हैं, और कहते हैं जी मैं आज तक जब सुबह उठती हूँ या उठता हूँ तो मेरे जोड़ अकड़े हुए होते हैं। बाय द पैसेज ऑफ डे आई डू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, तो मेरे जोड़ आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हालत में आते हैं। तो मोस्टली ये सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो सिस्टमिक सिम्टम्स में मैंने बात की है कि बाकी सिस्टम्स इस तरह से इफेक्ट होते हैं कि वो चूंकि हमारी थोड़ी सी डोमेन से बाहर होते हैं, बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हम इनको ज्यादा। डॉक्टर साहब, ये हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, जिस तरह आपने कहा कि सुबह हम उठते हैं, खास करके खवातीन, उनके जोड़ों में दर्द होती है, हल्की हल्की पेन होती है या अकड़ जाते हैं, और बहुत से जो लोग कहते हैं कि ये अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब सुबह उठते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द होती है, ये वो अकड़ जाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा ये अर्थराइटिस नहीं है, ये हमें ल्यूपस डिजीज़ है जिसका हम शिकार हो रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या इसकी कोई 1-2 अलामात ही आएंगी किसी पेशेंट को, या इससे ज़्यादा भी उसको साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? जी बिल्कुल। बेसिकली अर्थराइटिस जो है वो एक टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि जोड़ सूज गए हैं, जोड़ों में दर्द है, ठीक है। वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकते हैं। इवन अगर आप गिरते हैं कुछ अर्सा, आप ट्रीटमेंट लेते हैं उस जोड़ का, तो 5-6 महीने बाद उस जोड़ का अर्थराइटिस हो जाता है। तो अर्थराइटिस बेसिकली द ब्रॉड टर्म, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एंड ल्यूपस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ जोड़ों की स्वेलिंग हो जाती है। तो डिफ्रेंशिएट करना, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके अंदर ये कि हमें कुछ एडवांस लैब टेस्ट रन करने पड़ते हैं। लैब्स के अंदर वो एंटीबॉडीज टेस्ट हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो ब्लड से हम सैंपल्स लेके, या बायोप्सीज भी समटाइम्स करनी पड़ती हैं। वो करके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि दिस आर्थराइटिस, ये जो जोड़ों का दर्द है या स्वेलिंग है, ये मोस्ट लाइकली या ये ल्यूपस की वजह से है। तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस रन करनी पड़ती हैं। हाँ, घर पे अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इफ यू आर इन दैट वेलनरेबल एज, 25 से 50 साल की एज के अंदर, और यू आर हैविंग सम रिस्क फैक्टर जो कि मैंने पहले मेंशन किए हैं, तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट, जोड़ों के स्पेशलिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को राब्ता करें। वो आपको स्पेशली इस चीज के लिए ट्रीट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे और रूल आउट करेंगे कि दिस आर्थराइटिस इज ड्यू टू ल्यूपस। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, ये क्या जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, जीन्स में ट्रांसफर भी हो सकती है? जी बिल्कुल। ये बेसिकली इसमें ये मल्टीफैक्टोरियल हम कहते हैं इसको मेडिकल टर्म्स के अंदर। मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पहले मैंने मेंशन किए कि डाइटरी डेफिशिएंसीज एंड स्मोकिंग एंड प्रेगनेंसी, ये फैक्टर्स हैं।
और उस तरह हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं कि ये समटाइम्स अगर आपके वालिद वालिदा या फैमिली के क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में से किसी को है तो इट इज लाइकली दैट यू आर गोना सफर फ्रॉम दिस डिजीज। तो फिर इस चीज के अंदर भी ये ज्यादा फैक्टर होता है कि अगर आपको अपने क्लोज रिलेटिव्स में कुछ इस तरह का पेशेंट नजर आ रहा है जिसको डायग्नोज्ड ल्यूपस है तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, और ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा डॉक्टर के लिए टू रन दोज इन्वेस्टिगेशंस कि यार आई हैव टू प्रूव इट कि ये ल्यूपस है एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। तो बिल्कुल है जेनेटिक फैक्टर इसके अंदर, जेनेटिक फैक्टर्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये क्या रिवर्सिबल बीमारी है? मतलब अगर एक दफ़ा इसका अच्छे तरीके से इलाज हो गया तो ये दोबारा नहीं हो सकती है या दोबारा भी इसके एपिसोड्स हमें आएंगे? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये है कि आप जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया है कि यू कांट इरेडिकेट इट लाइक 100% के जी आई वाज अ ल्यूपस पेशेंट एंड नाउ आई एम नॉट। तो इस तरह का कोई अभी तक तो ट्रायल्स के अंदर ही हैं ड्रग्स, लेकिन कुछ प्रूवन नहीं है ह्यूमन ट्रायल्स के हिसाब से कि जी हम बिल्कुल रिवर्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, बट सिम्टम्स एंड सम सॉर्ट ऑफ जिस तरह आप कह सकते हैं कि सिम्टम्स की सिवेरिटी इतनी ज्यादा है आप उस सिवेरिटी को कम कर सकते हैं एंड यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इवन विद दिस डिजीज। तो ये गोल होता है हमारा बेसिकली, जो राइट नाउ गाइडलाइंस के अंदर ट्रीटमेंट गोल है वो ये है कि पेशेंट की लाइफ इज मस्ट लाइक आप उसको इतना नॉर्मल करें कि वो नॉर्मल इंसान की तरह अपने रोजमर्रा के काम भी सर अंजाम दे सके और उसके सिस्टम्स भी ज्यादा इफेक्ट ना हो। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब इतना भी कंडीशन खराब हो जाएगी अगर जोड़ों के हवाले से अगर किसी को ल्यूपस की कंडीशन है कि वो चलने फिरने से भी कासर हो जाएगा, वो बिल्कुल भी जो है मूव नहीं कर पाएगा? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर यह है कि इफ इट्स अननोटिस्ड एंड अनडायग्नोज्ड, आपने वक्त पे तशखीस नहीं करवाई, आपने डॉक्टर से राब्ता नहीं किया, तो जोड़ अल्टीमेटली वो जो आपने मेंशन किया कि आर्थराइटिस इसकी वजह से हुआ और वो ग्रेजुअली जोड़ इतने रगड़ खाते हैं, आपस में हड्डियां रगड़ खाती हैं कि जोड़ मुस्तकिल तौर पे उनकी जो झिल्ली होती है जो उसके अंदर लिक्विड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो डैमेज होती हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि दरमियान में कुशनिंग खत्म हो जाती है, तो हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाती है। तो उसकी वजह से जब वो आपस में रब होती हैं तो दैट कैन लीड टू सीवियर पेन एंड एट एंड स्टेजेस जिसके ऊपर पेशेंट इज जस्ट लाइक अनएबल टू वॉक, इवन वो घर पे भी एम्बुलेट नहीं कर सकते। इवन जो लोग बाहर जाते थे पहले ग्रोसरी करने, वो कहते हैं जी हम होम रिडन हो गए हैं, एंड देन दे से कि हम वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे। तो उसके ऊपर फिर ये होता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट्स हैं। तो क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं पहले? जी बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर्स में यही है कि एक तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अवॉइड स्टिमुलाई, उन चीजों को अवॉइड करें जो इसको ट्रिगर करती हैं, और आप डाइट के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशंस करें कि जो हड्डियों के अंदर फ्यूचर में तब्दीलियां होनी है इस डिजीज की वजह से वो कम हो और वो डिले हो जाए, यानी डिजीज की प्रोग्रेस को लेट करें ताकि लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, डॉक्टर सुहेब गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, ऑर्थोपेडिक है। डॉक्टर सुहेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इन डिटेल में आपने हमारे साथ कॉन्वर्जेशन की और ल्यूपस के हवाले से हमें बताया है। वर्ल्ड ल्यूपस डे आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलानी चाहिए इस बीमारी के हवाले से। अब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम सियासत के हवाले से और उस पर नज़र दौड़ा रहे थे कि जनाब कल का दिन क्या हुआ, किस तरह चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया जब वो लाहौर से रवाना हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए, और किस तरह वहाँ पर रेंजर्स ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उसके बाद नैब के दफ्तर में उन्हें जनाब मुंतकिल किया गया। उनका मेडिकल मुआयना भी करवाया गया जिसमें वो बताया जा रहा है मेडिकल टीम की तरफ से कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और ये फुटेजेस हैं जो आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और उस वजह से तमाम तर जितनी भी चीज़ें थी उस पर भी सिनेरियो हम नज़र दौड़ा रहे हैं कि जनाब जितनी भी तालीमी इदारे थे उनको भी बंद कर दिया गया। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आज के रोज़ बंद रहेंगी, और 9th का इम्तिहान भी था उसको भी मुलतवी कर दिया गया है आज के रोज़। तो जनाब क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें क्या बोला गया है, इस हवाले से जानते हैं। आतिफ परवेज़ हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आतिफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, जैसे कि जो है कल से शहर में एहतजाज जारी है और अमन की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो उसको देखते हुए रात के महकमा हायर एजुकेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है वो फैसले किए गए जिनके मुताबिक
जो लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम 9वीं जमात का तर्जुमातुल कुरान का पेपर था उसको मुलतवी कर दिया गया। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड पर इस फैसले का इतलाक होगा। और इसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम आती हैं, उनको भी छुट्टी दे दी गई। और आज शहर भर में तमाम निजी व सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद है। इसी तरीके से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, जिसके मुताबिक शहर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। ताहम ये साथ कहा गया है कि मुखातिब मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। और आज सुबह जो है वो टेक्निकल बोर्ड जो है उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया कि जो मुख्तलिफ डिप्लोमा के अमली इम्तहानात आज शेड्यूल थे उनको मुलतवी किया जा रहा है। और लाहौर बोर्ड और इसके साथ साथ टेक्निकल बोर्ड ने अमली इम्तहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। और साथ ये भी कहा है कि नई तारीखों का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ डिपार्टमेंट से जो है वो इम्तहानात जारी थे तो उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। रात के ये जो सब चीज़ें जो सामने आई हैं और जामियात की जानिब से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और तालीमी बोर्ड की जानिब से ये इतलात जो हैं वो फराहम की गई, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, वालिदैन को ये इतलात जो ना पहुंच सकती। तो अभी भी जो है वालिदैन इसी हवाले से पूछ रहे थे। तो अब ये रात का ही फैसला कर लिया गया था कि तमाम तर इम्तहानात जो हैं उनको मुलतवी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तालीमी इदारे जो हैं वो आज 10 मई को जो है वो बंद रहेंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो इम्तहानात मुलतवी किए जा रहे हैं इनकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है, इस तमाम तर जितने भी तालीमी इदारे हैं उन्हें आज के दिन बंद कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी रात के वक्त जारी कर दिया गया था। और 9वीं का जो इम्तिहान था उसे भी मुलतवी कर दिया गया है और उसकी जो डेट है वो बताया जा रहा है कि बाद में बताई जाएगी और ऐलान किया जाएगा। और इस सारे सिनेरियो में जहाँ पर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और हमने देखा कि जो अदालती निज़ाम है उसमें भी कोई मौजूद नहीं है, जजेस मौजूद नहीं है, वकला की हड़ताल की कॉल दी गई थी। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर वो भी जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। वकला की हड़ताल की गई है, अदालती निज़ाम भी आज डिस्टर्ब रहा है। जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर बार एसोसिएशन के सदर राना इंतजार हुसैन ने हंगामी इजलास तलब किया और उस इजलास में आज मुकम्मल तौर पर लाहौर की मातहत अदालतों के बाइकाट का ऐलान किया गया था। तो अब सूरत हाल ये है कि लाहौर की तमाम मातहत अदालतें, जिसमें सेशन कोर्ट, जिला कचहरी, सेंट कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी और उनके साथ साथ जो दीगर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जुज़वी तौर पर वकला की हड़ताल है। यानी जो वकला हड़ताल के फैसले पर अमल दरामद करते हुए नहीं पेश होना चाह रहे तो वो पेश नहीं हो रहे, लेकिन जो वकला पेश होना चाह रहे हैं उनके लिए जज साहिबान अदालतों में मौजूद हैं और वो मामूल के मुताबिक केस की समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी तरह से जिन मुल्ज़मान को कल मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार किया गया था उन मुल्ज़मान को भी रिमांड के लिए मुतलका कचहरियों में पेश किया जा रहा है और उस हवाले से केसेस की समाअत जारी है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जुज़वी तौर पर वकला की हड़ताल है। और जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि चूँकि रास्ते मुतअद्दिद मकामात पर बंद हैं और वहाँ पर अभी भी एहतजाज जारी है, तो उस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जो मुतअद्दिद जजेस हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुँच सके और उस वजह से भी काफ़ी जो केसेस की बड़ी तादाद है वो बगैर कार्रवाई के उन्हें मुलतवी कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो सदर लाहौर बार एसोसिएशन है राना इंतजार हुसैन, उनका ये कहना है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म है या कोई आम शहरी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीक़ाकार वज़ा किए गए हैं और उस कानूनी तरीक़ाकार के खिलाफ अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वकला सरापाए एहतजाज होंगे। और इसी बुनियाद पर उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी की भी वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की और ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से एक शख्स को, जमानत पर आए हुए शख्स को शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत और अदलिया की तारीख में इस हवाले से पहले कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम आज एहतजाज करते हैं और इस हवाले से
हड़ताल का ऐलान करते हैं, तो लाहौर बार की अपील पर वकला ने जुज़वी तौर पर लाहौर की मातहत अदालतों का बाइकाट कर रखा है। ठीक है जी, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे और कोर्ट का अहवाल हमारे साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि वकला ने भी जनाब उनकी जानिब से भी हड़ताल की आज कॉल दी गई थी और बहुत सारे जो वकला बरादरी हैं, जो वकील हैं, उन्होंने आज हड़ताल की है और वो कोर्ट्स में मौजूद नहीं हैं। जनाब एक और अहम केस है जिसके हवाले से आज पेशी होने जा रही है, आमदन से ज़ायद असा सजाद का केस है, जिसमें उस्मान बुज़दार आज नैब में पेश होने जा रहे हैं और नैब की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम जो है आज उनसे तहकीकात करेंगी। तो क्या सूरत हाल है, राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, इस पे उनसे अपडेट ले लेते हैं। राहील बताइएगा, ये भी एक अहम केस है जिसके हवाले से पेशी होने जा रही है। कल हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या साबिक वज़ीर आला को भी गिरफ्तार किया जाएगा? इस तरह के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? जी, नैब की जानिब से जो केस है साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार पे आमदन से ज़ायद सजाद केस पर, उनको जो है वो मजमूई तौर पर 4 से 5 दफ़ा जो है वो तलब किया जा चुका है, जिसमें वो 3 दफ़ा जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए थे। और 2 मई को भी जब वो पेश हुए थे तो नैब ने जो मालूमात उनसे मांगी थी उनके केस के हवाले से, उनके जायदाद का रिकॉर्ड, उनके बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड और दीगर तफसीलात, वो उन्होंने फराहम नहीं की थी, जिस पर उनको 9 मई को दोबारा तलब किया गया। लेकिन 9 मई को उनका कहना यह था कि मुतान बेंच में उनका केस लगा हुआ है, वो हाजिर नहीं हो सकते, तो आज वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। अब देखा ये कि आज वो पेश होते हैं या नहीं होते, तो नैब जो है उनका कहना यही था कि वो अभी तक कोई ऐसे ठोस अपनी बेगुनाही में जो है वो चीजें पेश नहीं कर सके, ना उनकी तरफ से कोई मालूमात नैब को जो है वो फराहम की हुई है। नैब में अपने कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं और उसके बाद हमने माजी में भी देखा है कि जिन लोगों के पास नैब के पास शवाहिद होते थे उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता था। तो साबिक वज़ीर पंजाब भी अभी तक नैब की तहकीकाती टीम को उससे मुतमईन नहीं कर सके, जो कानूनी इदारों के लिए जो मालूमात जरूरी होती हैं, तो अभी तक जो मालूमात मांगी गई थी वो उन्होंने फराहम नहीं की। उस्मान बुज़दार की जानिब से नैब को दरखास्त की गई थी कि उन्हें 2 माह का वक्त दिया जाए ताकि वो मालूमात फराहम कर दें, लेकिन उस्मान बुज़दार ने उस की दरख्वास्त को जो है वो नैब ने मुस्तरद कर दिया। तो उनका कहना यह था कि आपको पहले ही काफी टाइम दिया जा चुका है और मुतअद्दिद नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, लेकिन आपकी जानिब से जो है वो मालूमात फराहम नहीं की गई। 30 सवाल पर मुश्तमिल सवालनामा भी जो है वो उस्मान बुज़दार को दिया गया था, उसके जवाब बाद भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नैब को फराहम नहीं किए। तो अब तकरीबन काफी हद तक जो है वो कानूनी नोटिस जो है वो उस्मान बुज़दार को दिए जा चुके हैं, वो पेश भी हो रहे हैं, मालूमात भी फराहम नहीं कर रहे। तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है, लेकिन देखना ये है कि नैब अगर जरूरी समझेगी कि इस केस में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ताहम अभी जो है वो आज देखना ये है कि वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश होते हैं या नहीं होते, और उसके बाद नैब क्या लाएअमल इख्तियार करती है वो आज भी मालूमात देते हैं। क्या टाइम दिया गया था कि उन्होंने तहकीकाती टीम के सामने पेश होना था? 11 बजे का टाइम उन्हें दिया गया था कि वो 11 बजे जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हो। तो अभी तक उनके पेश होने की कोई इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई और आज देखना ये है कि वो नैब की मतलूबा मालूमात लेकर पहुंचे नैब ऑफिस से, आज फिर उनसे टाइम मांगते हैं। अब ये नैब ने देख रहे हैं कि उन्हें मजीद टाइम देना है कि या उनको जो है गिरफ्तारी उनके मन में लानी है, ये तहकीकाती इदारे फैसला करेंगे। तो अब आज उन्हें दोबारा तलब किया गया, अब देखेंगे इस अहम के इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती है। नैब के अफसरान भी इस इंतजार में है कि उनकी जानिब से मालूमात जो है वो फराहम की जा सकें, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसी मालूमात फराहम नहीं की जा सके जिससे ये साबित हो कि वो बेगुनाह या उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो गलत है। तो अब ये उस्मान बुज़दार के ऊपर है कि वो अपनी बेगुनाही की सतह जो है वो इस केस में साबित करते हैं, कौन कौन सी मालूमात जो है वो नैब को देते हैं। लेकिन नैब के इदारे के जो ज़राए उनका यही कहना था कि अभी तक जितनी भी तहकीकात हुई है उसमें वो मुतमईन नहीं है। और हमने माजी में भी देखा कि ऐसे बहुत से ऐसे जब केसेस होते थे तो यही होता था कि नैब मुतमईन नहीं और उसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती थी। तो अब देखना ये है कि नैब के जो तफ्तीशी टीम है अगर वो समझती है कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी है तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए, लेकिन अभी जो है वो तहकीकात का सिलसिला जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, राहील सैयद हमारे साथ मौजूद थे और आमदन से ज़ायद सजाद केस के हवाले से जिसमें आज साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब के सामने पेश होना है और उसकी मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आज तहकीकात करेगी। 11 बजे का टाइम दिया गया है साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कि वो नैब के सामने पेश होंगे। राहील सैयद आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है जिन हवाले से हम तालीमी बोर्ड्स बंद कर दिए गए हैं, आज बंद रहेंगे और 9वीं का जो पेपर है वो भी मुलतवी किया गया था। तो आतिफ बताइएगा, कोई एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि जिस पे ये दोबारा से बहाल किया जाएगा पेपर? देखें, अभी जैसे ही ये
9वीं के इम्तहानात ख़त्म होने हैं तो उसके बाद 10वीं के लिए अमली इम्तहानात का सिलसिला जारी होना है और उसके बाद जो है वो 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू हो जाने हैं। तो इन्हीं के दरमियान ही एक दिन जो है वो रखा जाएगा, मुख्तस किया जाएगा, जिसमें ये इम्तहान जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। और ये बात काबिल गौर है कि ये पहली दफ़ा जो है तर्जुमातुल कुरान लाजमी का पेपर जो है वो मुनक्किद किया जाना था। इससे कबल जो है ये पेपर नहीं मुनक्किद किया जा रहा था। पंजाब असम्बली से कानून पास हुआ था, उसके बाद तमाम क्लासेस को जो है वो कुरान की लाजमी तालीम जो है देना शुरू की गई थी। तो इसी सिलसिले में अब पहली दफ़ा 9वीं और 11वीं जमात के तलबा का जो इम्तहान इस हवाले से लिया जाना था। तो पहला इम्तहान ही जो है वो एहतजाज की नज़र हो गया है और अब जो इस हवाले से तर्जुमान लाहौर बोर्ड और इसके साथ साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना है कि इम्तहान के हवाले से नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो फौरी तौर पर डेट तो नहीं बताएगी, लेकिन अब ये 12वीं के इम्तहानात शुरू होने से पहले उम्मीद की जा रही है कि ये इम्तहान जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। तो बच्चों को जो है वो मजीद तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो पहले तैयारी करके आए थे और आज उन्होंने पेपर देना था, लेकिन एहतजाज की वजह से और जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको देखते हुए ये सिलसिला जो है वो मुलतवी कर दिया गया और अब नई तारीखें जो है वो उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है जी, आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे और तालीमी इदारों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इन डिटेल में जनाब हमने गुफ्तगू की है। आतिफ परवेज़ आपका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह कल का अहवाल भी हमने आपको बताया कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे अपनी पेशी के लिए, वहाँ पर उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें नैब के ऑफिस मुंतकिल किया गया, उनका तिब्बी मुआयना हुआ। आज फिर उन्हें जो है अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के जो केस है जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस हवाले से नैब अदालत में उन्हें पेश होना है। दैन तोशाखाना केस में भी उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। लाहौर के हवाले से भी हमने बताया आपको कल तमाम तर सूरत हाल रही है। आज क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही है उस हवाले से बताया। तालीमी इदारे भी बंद थे, उस हवाले से भी आपको अपडेट हमने किया है तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।